नमस्कार। बाल विकास स्कूल खादरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपन ने कल से सामाजिक के कॉमन टॉपिक जो थे, जो कक्षा 6 से 10 तक सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी थे, उनको शुरू किया था। और उनमें आज अपन पढ़ेंगे पृथ्वी। तो पृथ्वी की बात अपन करें तो पृथ्वी सूर्य से जो ग्रह है, सूर्य से क्रम में तीसरे नंबर का ग्रह है। बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी। और आकार की दृष्टि से बात करें तो आकार की दृष्टि से 8 ग्रह जो हैं सौर परिवार के, उनमें इसका 5वां नंबर है। और इन सभी ग्रहों में एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन संभव है। यानी जीवन, वनस्पति, जीव जंतु, पेड़ पौधे केवल यहीं पर अपना जीवन जीते। और यही कारण है कि इसे नीला ग्रह, जल की उपलब्धता या उपस्थिति के कारण जल ग्रह, और धरातल जिसका उपयोग सजीव अपने जीवन यापन के लिए करते हैं तो धरातलीय ग्रह कहा जाता है। अब बात करें इस पृथ्वी की सतह पर कितना भाग जल है, तो इस पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% भाग, ये रीट 2016 का क्वेश्चन भी है, 71% भाग पर जल फैला हुआ है सागर महासागरों के रूप में। बचा हुआ 29% भाग स्थल भाग है। अब इस पृथ्वी के ऊपर कुल जो जल है किसी भी प्रकार का, उसका लगभग 98% भाग समुद्री जल के रूप में है। कुल जल का 98% भाग, ये तो संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल अपन ने देखा, जिसके 71% भाग पर जल था और 29% भाग धरातलीय था। अब बात करें अपन आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी, तो दूसरे किस ग्रह के समान है, तो पृथ्वी आकार बनावट की दृष्टि से शुक्र ग्रह के समान है। किसके समान है? शुक्र ग्रह के समान। और यही पृथ्वी ग्रह जिस पर अपन जीवन जीते हैं, क्या इसका कोई उपग्रह भी है? तो इसका भी एक उपग्रह है प्राकृतिक, और वो है चंद्र। यह चंद्रमा जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, इसको जीवाश्म उपग्रह भी कहते हैं। यह चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है 27 दिन और 8 घंटे। 27 दिन और 8 घंटे का समय यह पूरा एक चक्कर करने में लगाता है। अब बात करें पृथ्वी की अपने अक्ष पर झुकाव की, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तथा पृथ्वी अपने कक्षा तल पर कितनी झुकी हुई है, तो 90 में से 23.5 निकालोगे तो कितने बचे? 66.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर तो झुकी हुई है 23.5 डिग्री, और पृथ्वी अपने कक्षा तल पर झुकी हुई है 66.5 डिग्री। अब सूर्य से तीसरे नंबर के ग्रह पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, तो यह दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर, या मील में पर लिखना चाहें तो 9.3 करोड़ मील। अब पृथ्वी दो तरह की गतियां करती है। एक गति पृथ्वी की है जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, और एक गति पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। एक परिक्रमण और एक घूर्णन या दैनिक गति। तो पृथ्वी को यह अपने अक्ष पर जो गति करती है, इसको पूरा करने में, अपने एक चक्कर को पूरा लगाने में लगने वाला समय है 23 घंटे और 56 मिनट। 23 घंटे 56 मिनट में पृथ्वी यह अपने अक्ष पर घुमाव का जो चक्कर है इसको पूरा कर लेती है, और पृथ्वी की यह गति कहलाती है घूर्णन, या दूसरा एक दिन में पूरी होती है, इसलिए इसको दैनिक गति भी कहा जाता है। इसके अलावा पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, परिक्रमा करती है, और पृथ्वी का यह परिक्रमण काल है, इसको परिक्रमण काल या फिर वार्षिक गति भी कहते हैं, क्योंकि एक वर्ष में यह पूरी होती है। और पृथ्वी को अपना एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला जो समय है वो है 365 सही 1/4 दिन, अर्थात 365 सही 1/4 की बात, अपना 1/4 की बात करें तो यहां पर 6 घंटे की बात हो रही है। तो प्रत्येक चौथे वर्ष में जाकर पूरे 24 घंटे होते हैं, अर्थात एक दिन बनता है। यही कारण है कि प्रत्येक चौथे वर्ष में 366 दिन होते हैं, फरवरी 29 दिन की होती है। अब पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा जो समय होता है उसको अपन सौर वर्ष कहेंगे, और प्रत्येक चौथे सौर वर्ष में 6 घंटे बढ़ते बढ़ते एक दिन की वृद्धि हो जाती है, यानी एक सौर वर्ष में 6 घंटे का समय बढ़ जाता है। यही कारण है कि चौथा वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 दिन की, और सामान्य जो 3 वर्ष होते हैं इससे पहले के, उनमें फरवरी होती है 28 दिन की।
भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है। यह पृथ्वी जो है इसके बिल्कुल मध्य से एक रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा, और उस पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो बिल्कुल न्यूनतम होता है, जिसके कारण वस्तु का भार भी यहाँ पर न्यूनतम होता है। जबकि जैसे जैसे अपन ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे पृथ्वी पर ध्रुवों की तरफ अपन बढ़ते हैं, तो ध्रुवों की तरफ यह ज्यादा होता है, अधिकतम होता है। ध्रुवों पर पहुंचने के बाद यह सर्वाधिक होता है। इसलिए भूमध्य रेखा पर किसी वस्तु का उछाल अधिकतम होता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव उस पर कम होता है। जबकि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव अधिक होने के कारण उछाली गई वस्तु को ज्यादा बल लगाने पर भी अपन ज्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंचा पाते। अब बात करते हैं अपने पृथ्वी के ऊपर विभिन्न गैस जो है, यहां से भी क्वेश्चन रेट में पूछा जा चुका है। अपनी लोकल जो क्लासें हैं उनमें भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पृथ्वी के ऊपर जो गैसें हैं उनमें सबसे अधिक जो गैस है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस है 78.03%। इसके बाद में दूसरे नंबर पर बात करें अपने तो आती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन है 20.8%। तीसरे नंबर पर आती है ऑर्गन, और ऑर्गन है 0.93। फिर चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पर आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका मान है 0.03%। यहां से फर्स्ट ग्रेड 2016 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछी थी। तो इसकी मात्रा है 0.03%। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में जो अक्रिय गैस है वो है ऑर्गन। सबसे अक्रिय गैसों में सबसे ज्यादा मात्रा किस गैस की है तो ऑर्गन की है, 0.93%। CO2 गैस का कौन सा क्रम है तो चौथा क्रम है। ऑक्सीजन पहले नंबर पर है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस है तो नाइट्रोजन है 78.03%। यहां से कैसा भी क्वेश्चन आपसे गैसों से संबंधित पूछे तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे आगे पृथ्वी के प्रमुख घटक। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में अपन बाद में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी का जो बाह्य स्वरूप है उसके ऊपर के जो मंडल हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं जैवमंडल। जैवमंडल अपने आप में एक बहुत ही गूढ़ शब्द है। वह मंडल या आवरण जिसमें जीवन व्याप्त है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव अपना जीवन जीते हैं। यह जैवमंडल जो है यह 3 भाग, एक तो स्थल मंडल जिनको अलग अलग आगे अपन पढ़ने भी जा रहे हैं अभी, फिर दूसरा जलमंडल, और तीसरा वायुमंडल। स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों के समेकित रूप को अपन जैवमंडल कह सकते हैं, क्योंकि इनमें से किसी एक के भी विलोपित कर देने से जैवमंडल नहीं रह पाएगा। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, जलमंडल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा, स्थल मंडल नहीं होगा तो भी जीवन नहीं होगा। तो अपन इन तीनों को अलग अलग भी पढ़ेंगे। पहले स्थल मंडल पढ़ेंगे, फिर जलमंडल पढ़ेंगे और फिर वायुमंडल पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अपन पृथ्वी के ऊपर जो महाद्वीप हैं, जो महासागर हैं, उनके नामों की। फिर आगे इन सब बिंदुओं को अपन विस्तार से भी पढ़ेंगे। तो पृथ्वी के ऊपर जो बाह्य परत है उस पर 2 तरह की संरचना है, एक महाद्वीप और दूसरी महासागर। महासागर जो जल के अथाह भंडार हैं, और इनमें जो जल है उसके तहत महासागरों का जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 71%। और स्थल भाग की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है कुल पृथ्वी के क्षेत्रफल का लगभग 29% भाग है। यहां से भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं ये महासागर जो है ये तो कितने हैं और महाद्वीप कितने हैं। तो महाद्वीपों की संख्या तो है 7 और महासागरों की संख्या वर्तमान में है 4। अंटार्कटिका महासागर को अब महासागर नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में महासागरों की संख्या कितनी बची? 4। अब बात करते हैं ये जो महासागर इनको अपन पढ़ेंगे जलमंडल के तहत, अपन पढ़ेंगे अब स्थल मंडल। तो पृथ्वी के ऊपर कुल 7 महाद्वीप मैंने आपको बताए। इनको बड़े से छोटे घटते क्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो है एशिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आ जाता है वो है अफ्रीका। फिर तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका। ध्यान रहे अंटार्कटिका जो महाद्वीप था वो महाद्वीप तो है, लेकिन अंटार्कटिका जो महासागर था उसको महासागर नहीं माना जाता है। इसके बाद बात करें 6वें नंबर पर तो आता है यूरोप, और 7वें नंबर पर अपन बात करेंगे सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया।
इनमें से एक महाद्वीप ऐसा है जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, एशिया। एक महाद्वीप ऐसा है जिसको जन शून्य कहा जाता है, अर्थात वहां पर लोग निवास नहीं करते हैं, तो वह महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। अब बात करते हैं, अपन थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि इन महाद्वीपों का, इन महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे ये स्थल भाग अलग अलग होते हैं। फिर उसके बाद अपन सीधे चलेंगे इन अलग अलग महाद्वीपों के अध्ययन के ऊपर। तो सबसे पहले अल्फ्रेड वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अल्फ्रेड वेगनर एक भूगोलवेता है और ये जलवायुवेता भी हैं, और इन्होंने 1912 में एक सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इन्होंने बताया कि पृथ्वी के ऊपर प्राचीन समय में एक ही स्थल भाग था और एक जलीय भाग। तो स्थल भाग जो था वो तो था पेंजिया, और जलीय भाग जो था वो था पेंथालासा। कालांतर में कई भौगोलिक हलचल, या यूं कह सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव के कारण, आगे पढ़ेंगे पर पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां भी, तो उनके प्रभाव के कारण यह स्थल भाग दो भागों में टूटता है। और कौन कौन से दो भाग बनते हैं? एक तो बन जाता है अंगारालैंड, और दूसरा बन जाता है गोंडवाना लैंड। और सागर जो था पेंथालासा, यह बीच में स्थित रहता है इनके, और इसका नाम हो जाता है टेथिस सागर। और यह घटना है आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पुरानी। उसके बाद क्या होता है, नीचे वाला जो भाग था इसके टुकड़े होते हैं, और इससे जो महाद्वीप बनते हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, और इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत है वह भी इसी का भाग है। अब बात करें अंगारालैंड से, तो अंगारालैंड से बनते हैं उत्तरी अमेरिका, फिर दूसरा अंगारालैंड से बनता है यूरोप, और तीसरा एशिया। ये दोनों एक ही प्लेट के भाग हैं, यूरेशिया। और इसके अलावा इन्हीं से एक भाग बनता है ग्रीनलैंड। तो इस प्रकार अंगारालैंड से तो ये सब इस्तेमाल करते हैं, सामने आती हैं उभर कर अलग अलग बटने के बाद, और गोंडवाना लैंड से ये सब। तो हमारा जो भारत है वो एक तो प्रायद्वीपीय भारत है, वो तो है गोंडवाना लैंड का। और आगे बात करें अपन हिमालय की, तो हिमालय जो है वो टेथिस सागर के अवशेष, जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड से जो ये प्लेटें टूटकर, जैसे यूरेशियन प्लेट ऊपर से आ रही थी और इंडियन प्लेट जो थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का एक भाग है, और यह नीचे से ऊपर की तरफ जा रही थी। दोनों में टकराव के बाद टेथिस सागर का जो अवसाद या मलबा था नदियों के द्वारा लाकर इसमें डाला गया, वह ऊपर उठता है और इससे हिमालय का भाग बनता है। हिमालय की तलहटी वाला जो क्षेत्र है, गिरिपाद वाला क्षेत्र है, इसमें जो गहरी खाई बनी, उसमें फिर लगातार इससे निकलने वाली नित्यवाही नदियां, जो वर्ष भर बहने वाली नदियां थी, उनसे लाए गए अवसाद से एक मैदानी भाग का निर्माण होता है, और उससे नीचे का भाग है प्रायद्वीपीय भारत। तो इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर इन स्थलाकृतियों को देखने को अपने को मिलता है। इसके बाद बात करें अपन इन्हीं महाद्वीपों के क्रम की, क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी अपन ने बात की। अब बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप कौन से क्रम पर है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, अभी मैं आपको बता चुका हूं। फिर दूसरे नंबर पर जो महाद्वीप है अफ्रीका, तीसरे नंबर पर है यूरोप, चौथे नंबर पर है उत्तरी अमेरिका, और पांचवें नंबर पर है दक्षिण अमेरिका, छठवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या की दृष्टि से ये 6 महाद्वीप महत्वपूर्ण है। पहले नंबर पर एशिया, दूसरे पर अफ्रीका, तीसरे पर यूरोप, चौथे पर उत्तरी अमेरिका, पांचवें पर दक्षिण अमेरिका, और छठवें पर ऑस्ट्रेलिया। सातवां महाद्वीप जो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जन शून्य महाद्वीप है, अर्थात यहाँ पर लोग निवास नहीं करते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम पढ़ा पहले अपन ने, उसके बाद यह है जनसंख्या की दृष्टि से क्रम। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा था एशिया और सबसे छोटा था ऑस्ट्रेलिया। जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया, और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि अंटार्कटिका जनसंख्या की दृष्टि से महत्व नहीं रखता, यह जन शून्य है। और अगर ऑप्शन में यह भी हो तो आपका आंसर होना चाहिए अंटार्कटिका। अब अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे महाद्वीप, सभी महाद्वीपों के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें उनको विस्तार से अपन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।
आपको मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि शेयर करने के बाद अन्य विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। जय हिंद।